हेलो, कैसे हो? नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भौगोलिक चिंतन, जोग्राफिकल थॉट। और जोग्राफिकल थॉट में हम सभी जो जोग्राफिक थिंकर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे हम यूनानी भूगोलवेताओं का अध्ययन करेंगे और यूनानी भूगोलवेताओं का भूगोल में योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक जोग्राफर्स या स्कॉलर्स इन जोग्राफी। आज का हमारा ये टॉपिक है मुख्य रूप से। तो आइए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं हमारे टॉपिक को। इसमें मुख्य रूप से हम 10 भूगोलवेताओं को रखते हैं, जिनमें होमर, हेकेटियस, एराटोस्थेनीज, अरस्तु, प्लेटो, इन सभी का डिस्कस हम एक एक करके करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले देखते हैं हम यूनानी भूगोलवेताओं को। तो यूनानी भूगोलवेताओं को हम क्यों सबसे पहले ले रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम इसलिए यूनानी भूगोलवेताओं को ले रहे हैं क्योंकि भूगोलवेताओं ने सबसे पहले भूगोल का जो नामकरण है वो किया, भूगोल का जो व्यवस्थित अध्ययन है वो किया, अर्थात प्राथमिक स्तर का जो व्यवस्थित कार्य है वो पूरा कम्प्लीटली यूनानी भूगोलवेताओं ने किया। अब देखते हैं यूनानी भूगोलवेताओं ने भूगोल के अध्ययन के लिए 2 प्रकार की अप्रोच को अपनाया। एक तो डेस्क्रिप्टिव मेथड अर्थात साहित्यिक अप्रोच, और दूसरी गणितीय अप्रोच। इसके साथ साथ ही भूगोल का नामकरण और उसको व्यवस्थित करने का जो श्रेय जाता है वो यूनान वासियों को अर्थात ग्रीक जोग्राफर्स को जाता है। मुख्य रूप से भौगोलिक चिंतन में यूनान के, ग्रीक के 10 जोग्राफर्स अर्थात 10 जोग्राफर्स को हम शामिल करते हैं, भूगोलवेताओं को इसमें शामिल करते हैं, जो इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले हम भूगोलवेताओं में होमर को डिस्कस करते हैं कि होमर का क्या योगदान रहा, कौन कौन सी थॉट्स उन्होंने दी, कौन कौन से सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किए और कौन सी बुक्स उन्होंने लिखी या कौन कौन से कार्य इन्होंने किए, उसको हम देखते हैं। होमर, इनका मानना था कि पृथ्वी का आकार गोलाकार है, अर्थात होमर ने पृथ्वी के आकार को स्फेरिकल माना, गोलाकार माना, और चारों तरफ से सागर सरिताओं से घिरा हुआ भी बताया। अर्थात पृथ्वी को गोलाकार मानने के साथ साथ इन्होंने ये बताया कि पृथ्वी चारों तरफ से सागर सरिताओं से अर्थात रिवर एंड ओशियन से घिरी हुई है, जहाँ से सूर्य उदय होता है और सूर्य वापस इन्हीं सागर सरिताओं में जाकर के अस्त हो जाता है। ऐसा होमर का मानना था। होमर का साथ में ये भी मानना था कि जो आकाश है वो लंबे लंबे खंभों पर टिका हुआ है। इसके साथ साथ होमर ने 2 महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की। एक पुस्तक का नाम था इलियड और दूसरी का नाम था ओडिसी। इन दोनों पुस्तकों में इन्होंने ज्योग्राफी से संबंधित अपनी महत्वपूर्ण तथ्यों को संकलित किया। साथ में होमर ने जलवायु विज्ञान के क्षेत्र में चारों दिशाओं से आने वाली जो पवनें हैं उनको अलग अलग नाम से संबोधित किया, उनको अलग अलग नाम दिया और दिशा के आधार पर उनका नामकरण उन्होंने किया। अर्थात उत्तर दिशा से चलने वाली जो पवनें हैं उसका नाम बोरस, दक्षिण दिशा से चलने वाली पवन का नाम नोट्स, वहीं पूर्व दिशा से चलने वाली पवन का नाम यूरस और पश्चिम दिशा से चलने वाली पवन का नाम जेफेरस दिया। तो अलग अलग दिशा से चलने वाली पवनों का नामकरण भी इन्होंने उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग नामकरण किया होमर ने। अब होमर के योगदान के बाद में हम अगले जो ग्रीक स्कॉलर हैं उसके रूप में हम अध्ययन करते हैं हेकेटियस का। हेकेटियस के द्वारा रचित जो पुस्तक थी, जो ग्रंथ था, उसका नाम था जेस पेरियोडस। जेस पेरियोडस पृथ्वी के वर्णन से संबंधित थी, अर्थात इसका मतलब था डेस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का वर्णन। और ये जो स्कॉलर है हेकेटियस, ये मिलिट्स से संबंधित थे, जो उन दिनों यूनान का मुख्य केंद्र था लर्निंग का, अर्थात लर्निंग सेंटर था, मेन सीखने का केंद्र था। इनकी पुस्तक जेस पेरियोडस पृथ्वी के वर्णन से संबंधित थी, अर्थात डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ से संबंधित थी। और इन्होंने उस समय का भूगोल का सबसे व्यवस्थित कार्य किया, जिसमें भूमध्य सागर के
तटीय क्षेत्रों का भी वर्णन इन्होंने जेस पीरियड्स में किया। और ये जो तटों का वर्णन है उसको पेरिपल्स कहा गया। इनकी पुस्तक को 2 भागों में विभाजित किया गया जेस पीरियड्स को। प्रथम भाग में यूरोप की भौगोलिक स्थिति का इन्होंने वर्णन किया और दूसरे भाग में लीबिया से संबंधित जानकारी इन्होंने प्रदान की। सर्वप्रथम एकेटियस ने ही भूगोल के अध्ययन की 2 अप्रोच दी। प्रथम अप्रोच इनकी लॉ सेकिंग अप्रोच थी, साथ ही दूसरी जो अप्रोच थी वो वर्णनात्मक अर्थात डिस्क्रिप्टिव अप्रोच थी। एकेटियस ने विश्व मानचित्र पर भी कार्य किया और एकेटियस ने अलेक्जेंडर के विश्व मानचित्र को व्यवस्थित रूप से तैयार करने का प्रयास किया, अर्थात यह अलेक्जेंडर के मानचित्र पर इनका मानचित्र आधारित था। इस मानचित्र को एक रेखा के द्वारा इसने 2 भागों में विभाजित किया जो हेलेस्पोंट से गुजरती थी। एक भाग कैस्पियन सागर की तरफ और दूसरा काकाकस पर्वत की ओर। यह विश्व मानचित्र को 2 भागों में विभाजित करता है। एक उत्तरी भाग जो कि यूरोप और दक्षिणी भाग जिसमें एशिया और अफ्रीका को रखा गया था। इनकी पुस्तक जेस पीरियड्स को रीजनल ज्योग्राफी अर्थात प्रादेशिक भूगोल की पहली पुस्तक माना जाता है। प्रथम अर्थात फर्स्ट बुक ऑफ रीजनल ज्योग्राफी के रूप में इनको मान्यता प्रदान की गई है जेस पीरियड्स को। हेरोडोटस मुख्य रूप से जो ग्रीक स्कॉलर है हेरोडोटस, उनका काम इतिहास में था, इसीलिए इनका अर्थात इनका जो नाम है वो आज भी इतिहास के पिता के रूप में लिया जाता है, अर्थात हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। और हेरोडोटस ने भूगोल में भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी और मानव भूगोल में विशेष योगदान दिया। उसने कहा हेरोडोटस ने कि मिस्र नील नदी का वरदान है तथा इन्होंने नील नदी के मैदान और डेल्टा के निर्माण का सटीक वर्णन किया। अर्थात हम देखते हैं कि हेरोडोटस का जो वर्क है वो फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी में विशेष रूप से रहा। इनका संपूर्ण कार्य, हेरोडोटस का जो कार्य था वो इनकी यात्राओं पर और इनकी यात्राओं के दौरान जो ऑब्जर्वेशन इनके द्वारा किए गए थे उस ऑब्जर्वेशन पर आधारित था इनका कार्य। इन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि समस्त इतिहास का अध्ययन भौगोलिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए और समस्त भूगोल का अध्ययन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए। हेरोडोटस ने मानव जाति के लिए जो काम किया, अर्थात मानव जाति वर्णन विज्ञान के रूप में जो इन्होंने कार्य किया, उसके लिए इन्हें फादर ऑफ एथेनोग्राफी, मानव जाति वर्णन विज्ञान का पिता भी इन्हें कहा जाता है। सर्वप्रथम पृथ्वी की आयु की गणना का प्रयास हेरोडोटस के द्वारा किया गया। इन्होंने पृथ्वी की गणना अर्थात उम्र की जो गणना की थी वो सेडिमेंट्स के आधार पर की और उम्र की गणना करके 4.4 बिलियन वर्ष बताई, जो कि पृथ्वी की वास्तविक उम्र जो रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा याद की गई 4.6 बिलियन वर्ष के काफी नजदीक थी। हेरोडोटस ने कैस्पियन सागर को सबसे पहले अंतरिक्ष सागर माना, जबकि उसके समकालीन जो भूगोलवेता थे अर्थात उसके काउंटर पार्ट जो ज्योग्राफर्स थे उन्होंने हमेशा ही कैस्पियन सागर को उत्तरी सागर की एक भुजा बताया। हेरोडोटस ने विश्व मानचित्र पर भी यामोत्तर खींचने का सबसे पहले प्रयास किया। इनके द्वारा किया गया जो प्रयास है वो मेरिडियन के क्षेत्र में प्रथम प्रयास था। साथ में इन्होंने गर्म व ठंडे स्थानों पर हवाओं की गति के बारे में भी व्याख्या की। अब हम अगले ग्रीक स्कॉलर के रूप में एनेक्सिमेंडर का कार्य देखते हैं कि एनेक्सिमेंडर की जो थॉट है उसको देखते हैं। एनेक्सिमेंडर ने सुमेर वासियों के अपने नगरों के जो मानचित्र हैं उनकी सूचनाओं को एकत्रित किया और उन सूचनाओं के आधार पर, स्केल के आधार पर, मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र बनाया जो चारों ओर से सागर सरिताओं से घिरा हुआ था। अब एनेक्सिमेंडर के द्वारा बनाया गया जो वर्ल्ड मैप है उसको हम यहाँ देखते हैं इस चित्र में।
एनेक्सिमेंडर के जो विश्व का मानचित्र है उसमें हम देखते हैं कि पूरे विश्व को इन्होंने लगभग 3 भागों में विभाजित किया, एक यूरोप, लीबिया और एशिया, और बीच में इन्होंने यूनान को माना। साथ में मेरिडियन सागर, कैस्पियन सागर और चारों तरफ से सागर से घिरा हुआ इस पूरे भू क्षेत्र को माना, अर्थात संसार को सागर से घिरा हुआ माना, समुद्र से घिरा हुआ इन्होंने माना एनेक्सिमेंडर ने। तो एनेक्सिमेंडर का मानचित्र हमने देखा, विश्व मानचित्र, वर्ल्ड मैप। एनेक्सिमेंडर और थेल्स जिन्होंने, अर्थात थेल्स जिन्होंने ज्योमेट्री के क्षेत्र में, रेखागणित के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया, इन दोनों ने, एनेक्सिमेंडर और थेल्स दोनों ने मैथमेटिकल ज्योग्राफी में, गणितीय भूगोल में महत्वपूर्ण कार्य किया। इसके कारण इन दोनों को गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। एनेक्सिमेंडर ने नोमोन अर्थात बेबीलोनियन जो एक यंत्र है उसका उपयोग किया, और उसमें जो नोमोन है उसमें एक स्तंभ होता है, पोल होता है जो सपाट ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ होता है, और उसकी स्थिति में जो छाया है उसकी, उसमें परिवर्तन होता है, और उस छाया में परिवर्तन के आधार पर सूर्य और अन्य खगोलीय पिंडों की स्थिति का, अर्थात कैलेस्टियल बॉडीज की स्थिति का पता लगाया जाता था। थेल्स जो ग्रीक स्कॉलर है, थेल्स जो ग्रीक भूगोलवेता है, थेल्स, उनका जो कार्य था वो मुख्य रूप से ज्योमेट्री के क्षेत्र में था, और ज्योमेट्री के क्षेत्र में इन्होंने कई प्रमेय और परिकल्पनाएं, हाइपोथेसिस दी। थेल्स ने पृथ्वी को पानी में तैरती हुई तस्तरी के समान, एक डिस्क के समान माना, अर्थात थेल्स का मानना था कि पृथ्वी एक डिस्क के समान है और वो पानी में तैरती हुई तस्करी के जो तस्तरी है उसके समान है। थेल्स महोदय ने आयोनियन दर्शन दिया, सबसे पहले आयोनियन अर्थात फिलॉसफी ऑफ आयोनियन दिया, और इसके कारण इन्हें फादर ऑफ आयोनियन फिलॉसफी भी कहा जाता है। अब थेल्स के बाद में प्लेटो जो ग्रीक स्कॉलर है उनका काम देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी थॉट दी, उन्होंने कौन कौन सी नियम दिए और पृथ्वी को किस तरह से उन्होंने माना। प्लेटो ने पृथ्वी का आकार चपटा मान करके गोलाकार या वलयाकार माना, अर्थात प्लेटो ने पृथ्वी का आकार, थेल्स ने जहां इसका आकार तस्तरीनुमा माना, वही प्लेटो ने इसका आकार स्फेरिकल माना या रिंग आकार का माना। प्लेटो का मानना था कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के अंतरिक्ष के केंद्र में है, और सारे के सारे जो ब्रह्मांडीय पिंड हैं वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, अर्थात प्लेटो का मानना जो था वो भूकेंद्रीय सिद्धांत के आधार पर था, अर्थात प्लेटो ने भूकेंद्रीय सिद्धांत पर जोर दिया। और उनकी ये जो मान्यता है कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में है और सारे के सारे अंतरिक्ष के जो पिंड हैं वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ये मान्यता तब तक मान्य रही जब तक कोपरनिकस ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया था, अर्थात कोपरनिकस के सिद्धांत से पूर्व तक यह मान्यता प्लेटो की जारी रही। इन्होंने सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, जनरल टू स्पेसिफिक थ्योरी का सिद्धांत भी दिया, जो निगमनात्मक विधि पर आधारित है। अब प्लेटो के बाद में अगले जो स्कॉलर हैं ग्रीक के, उनका थॉट्स का अध्ययन करते हैं अरस्तु, अर्थात अरस्तु की क्या थॉट्स इसके बारे में रही है अरिस्टोटल के। तो अरस्तु ने सबसे पहले ये बताया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसी भी चीज़ को समझना चाहिए, उसकी व्याख्या करना चाहिए। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन का सिद्धांत इन्होंने दिया। और अरस्तु ने मानव भूगोल व जलवायु विज्ञान के क्षेत्र में एक भूगोलवेता के रूप में प्रमुख कार्य किया, अर्थात ह्यूमन ज्योग्राफी एंड क्लाइमेटोलॉजी के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया। ये नियतिवाद के समर्थक थे। इन्होंने 2 पुस्तकें, ब्रह्मांड वर्णन टेरिस्टाइस ऑन हेवन और जलवायु मेटियरोलॉजिया
की रचना की। 2 पुस्तकें लिखी इन्होंने, ब्रह्मांड वर्णन और जलवायु विज्ञान। अरस्तु ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का सिद्धांत दिया। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, अर्थात तर्क के साथ बात करने का सिद्धांत दिया। सबसे पहले अरस्तु ने बताया कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में जलवायु कठोर है, जिसके कारण यहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल कार्य है। अर्थात जलवायु विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य अरस्तु ने किया। और विषुवत रेखीय क्षेत्रों में जहाँ अत्यधिक तापमान के कारण और ध्रुवीय क्षेत्रों में जहाँ ठंड के कारण रहना मुश्किल है, इसकी भी व्याख्या अरस्तु ने प्रस्तुत की। अब देखते हैं ज्योग्राफी के सबसे महत्वपूर्ण स्कॉलर एरेटोस्थेनीज, जो ग्रीक स्कॉलरों में सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने काम किया। ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग एरेटोस्थेनीज के द्वारा ही किया गया था। अर्थात ज्योग्राफी जो वर्ड है उसको सबसे पहले एरेटोस्थेनीज ने विश्व के सामने दिया। और ज्योग्राफी शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक है जियो, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, और दूसरा है ग्राफी, जिसका अर्थ होता है वर्णन करना। अर्थात ज्योग्राफी शब्द इनसे मिलकर के बना हुआ है, जिसका सामान्य अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। इनकी एरेटोस्थेनीज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक थी, जिसका नाम है ज्योग्राफिका, अर्थात जिसमें विश्व को 5 प्रमुख कटिबंधों में विभाजित किया गया है। 2 शीत कटिबंध, 2 शीतोष्ण कटिबंध तथा 1 उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इन 5 भागों में मुख्य रूप से उन्होंने बांटा। एरेटोस्थेनीज ने ज्योग्राफी को परिभाषित करते हुए बताया कि मानव के घर के रूप में पृथ्वी का अध्ययन ही ज्योग्राफी है। अर्थात अगर पृथ्वी का अध्ययन हम मानव के घर के रूप में मान करके पृथ्वी का अध्ययन करें तो यही ज्योग्राफी है। ये एरेटोस्थेनीज ने परिभाषित किया। एरेटोस्थेनीज ने पृथ्वी की परिधि सरकमफेरेंस की गणना का सबसे पहले प्रयास किया, जिसमें इन्होंने थेल्स की प्रमेय का उपयोग करके पृथ्वी की परिधि की गणना की, जो 25,000 मील ज्ञात की गई। यहाँ पर हम एक चित्र देखते हैं जिसमें इन्होंने पृथ्वी की परिधि की गणना का प्रयास किया, जो कि अलेक्जेंड्रिया के टावर और सीन का जो कुआं है उसके आधार पर इन्होंने गणना की। यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन है, उनको हम देखते हैं। डी जो दिखाया गया है, इसमें डी का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन अलेक्जेंड्रिया एंड आस्वन वेल, अर्थात जो सीन का जो कुआं है उसके बीच में अलेक्जेंड्रिया के टावर के बीच की जो दूरी है उसको डी से दर्शाया गया है। साथ ही एस, इसमें जो सी है वो है सेंटर ऑफ अर्थ है, और जो डब्ल्यू है उसका मतलब है वेल इन सीन, अर्थात सीन का कुआं। ए बी, इसमें जो ए बी दर्शाई गई है वो है सन रेज या सोलर रेज, सूर्य की किरण। एच का मतलब है हाइट ऑफ टावर। यू का मतलब है यहाँ पर अपोजिट एंगल। तो ये पृथ्वी के परिधि की गणना इन्होंने की सबसे पहले एरेटोस्थेनीज ने। एरेटोस्थेनीज के कार्य के कारण और ज्योग्राफी शब्द सबसे पहले इन्होंने दिया, इसके कारण एरेटोस्थेनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। इन्होंने हैबिटेबल विश्व, वास योग्य जो विश्व है उसको एक्यूमेन कहा। एरेटोस्थेनीज ने सबसे पहले विषुवत रेखा की लंबाई बेबीलोनियन नोमोन यंत्र की सहायता से याद करने का प्रयास किया। एरेटोस्थेनीज को फादर ऑफ जियोडेसी भी कहा जाता है, अर्थात एरेटोस्थेनीज के कार्यों के कारण इसको फादर ऑफ ज्योग्राफी और फादर ऑफ जियोडेसी भी कहा जाता है। एरेटोस्थेनीज के बाद में हम देखते हैं हिपार्कस। हिपार्कस का कार्य, हिपार्कस ये महान यूनानी भूगोलवेत्ता ने सबसे पहले असीरियन गणित के आधार पर जो सर्कल होता है, वृत्त होता है, उस वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित किया, अर्थात 360 डिग्री अंश में इन्होंने सबसे पहले सर्कल को विभाजित किया। साथ ही में इन्होंने पृथ्वी की परिधि की एरेटोस्थेनीज के बाद में दोबारा गणना की,
जो कि एरेटास्थेनीज की द्वारा की गई सरकमफेरेंस की गणना से काफ़ी कम थी, लगभग 18,000 मील के आसपास थी। इन्होंने जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी के क्षेत्र में काम किया और तत्कालीन विश्व को 11 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। इन्होंने एस्ट्रोलैब नामक एक यंत्र का आविष्कार किया जिसकी सहायता से अक्षांश और देशांतर निश्चित करने का प्रयास किया गया, जो नॉर्मन यंत्र की तुलना में उपयोग में लेने में अधिक आसान था। हिपार्कस ने सबसे पहले लंबरेखीय व समरूप प्रक्षेप बनाने का प्रयास किया। हिपार्कस के बाद में एक और स्कॉलर यहाँ पर आते हैं और उन स्कॉलर को हम देखते हैं पोसिडोनियस। अर्थात पोसिडोनियस का क्या योगदान था। पोसिडोनियस ने भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके कारण इन्हें फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी कहा जाता है। अर्थात भौतिक भूगोल के पिता के रूप में पोसिडोनियस को जाना जाता है। समुद्र में आने वाले ज्वार, लघु ज्वार, दीर्घ ज्वार के बारे में विस्तृत जानकारी इन्होंने प्रस्तुत की और इन्होंने द ओशियन समुद्र नामक जो पुस्तक है वो लिखी, जिसके कारण इन्होंने सागर विज्ञान का विशेषज्ञ माना जाता है। सर्वप्रथम सागर और महासागरों की गहराई को ज्ञात करने का सबसे पहले इन्होंने प्रयास किया। अब हम देखते हैं, हमने सभी भूगोलवेताओं को, जो थिंकर्स हैं यूनान के, जो ग्रीक स्कॉलर्स हैं, उनके बारे में एक एक करके उनके थॉट्स के बारे में, उनके कार्यों के बारे में जाना। अब कई बार ये पूछ लिया जाता है इनका कालक्रम कि इनके कालक्रम के अनुसार कैसे व्यवस्थित किया जाए। तो हम देखते हैं यहाँ पर कालक्रम के अनुसार यूनानी भूगोलवेताओं का जो क्रम है वो देखते हैं। तो सबसे पहले होमर जो 900 BC, उसके बाद थेल्स 700 BC, एनेक्सिमेंडर 610 से 546 BC, हेकेटियस 520 BC अर्थात ईस्वी सन से पूर्व, हेरोडोटस 484 से 425 BC, प्लेटो 428 से 384 BC, अरिस्टोटल 384 से 322 BC। इसके बाद में एरेटास्थेनीज 276 से 194 BC। इसके बाद हिपार्कस 190 से 125 BC और पोसिडोनियस 135 से 150 BC। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर ग्रीक जो जोग्राफर्स हैं, ग्रीक जो थिंकर्स हैं, ग्रीक जो स्कॉलर हैं, उनका ज्योग्राफी में कंट्रीब्यूशन देखा। अब हम अगले वीडियो में रोमन भूगोलवेताओं